अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमारी आई2बी की रिवीजन क्लास का डे 3 है, जिसके अंदर हम जो है वो चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर है। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है। अगर उससे ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे हैं तो वो क्या, हमारे पास कंपनी है। कंपनी हमारे पास, हमने देखा था कि लिमिटेड कंपनी होगी तो क्या होगा कि उसने अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर लिया होगा, जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में अपनी लाइबिलिटी को जो है वो लिमिटेड नहीं करती है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ जो है यहाँ पर देखी थी, वो ये देखी थी कि आप अपनी लाइबिलिटी को तो लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या ये जो पार्टनरशिप है या जो सोल प्रोप्राइटर है ये एक लीगल सेपरेट एंटिटी है या नहीं है। तो नहीं है, सिर्फ कंपनी के केस में जो है वो लीगल सेपरेट एंटिटी जो है वो ये थी। फिर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखे थे। उसके बाद हमने देखा था अगर पार्टनरशिप यूज़ कर रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, और अगर हम जो है वो कंपनी को लेके चल रहे हैं तो फिर कंपनी लॉ 2017 जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें जो है वो हम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जा रहा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को या परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसकी डिवीजन कर ली जाती है, उसको डिवाइड कर लिया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है या ऑब्जेक्टिव है उसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके। मिसाल के तौर पर अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी किताब को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप कहते हैं कि जी पहले मैं चैप्टर वाइज तैयार करूंगा, फिर मैं फर्स्ट हाफ तैयार करूंगा, फिर मैं सेकंड हाफ तैयार करूंगा, फिर मैं फुल बुक दूंगा। इसी तरह अगर टेस्ट सेशन की बात करें तो जैसे एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर आपको जो है वो लास्ट पे फुल बुक प्रोवाइड किया गया। तो इसी तरह आपने अपने वर्क को डिवाइड कर लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी इसी तरह होता है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पर एक्टिविटीज़ और टास्क को जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। इस तरह की किस तरह प्रोसेस करेंगे, किस तरह जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन का हर जिस जिस हिस्से में उसको डिवाइड किया वो जो है हिस्सा अपना काम करके ऑर्गेनाइजेशन के अल्टीमेटली गोल या उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने का पर्पस क्या क्या हो सकता है। पहला उसका मकसद ये हो सकता है कि आपकी जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए किसी स्पेसिफिक जॉब के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, कि जी ये बंदे, ये डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ये जो है वो क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का काम परचेज है, डिपार्टमेंट का काम एडवर्टाइजमेंट है। तो ये मकसद हो सकता है कि सबको अपना अपना मकसद पता चल जाए, अपनी अपनी जॉब का जो है वो अल्टीमेटली गोल पता चल जाए कि उन्होंने अब क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो उसमें आप स्पेसिफिक जॉब कर लेते हो, डिपार्टमेंट्स वगैरह बना लेते हो। या आप क्या कर सकते हो कि उनको टास्क असाइन कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हो हर इंडिविजुअल को, कि जी ये वाला बंदा ये काम करेगा, ये वाला बंदा लेजर बनाएगा, ये वाला बंदा जो है वो डे बुक्स बनाएगा, ये वाला बंदा ये काम करेगा, या ये वाला बंदा जो है वो फाइनेंस को डील करेगा, ये वाला बंदा जो है वो सेल को डील करेगा, ये बंदा जो है वो मार्केटिंग को डील करेगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है वो उनके ऊपर कर सकते हो, या उनको जो है वो कोई टास्क वगैरह दे सकते हो, या उनकी जॉब को जो है वो यूनिट बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो, या उनके दरमियान जो है वो रिलेशन पैदा कर सकते हो। जैसे इस इंडिविजुअल के दरमियान और इस ग्रुप के दरमियान रिलेशन पैदा कर सकते हो, डिपार्टमेंट के दरमियान रिलेशन पैदा कर सकते हो। जैसे एक डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, फिर वो लोग क्या बनेंगे, एक डिपार्टमेंट बनेगा, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक होता है। यानी कि एचआर डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिंक होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो है वो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन भी जो है वो इस्टेब्लिश होता है, तभी जो है वो चीज़ें चलती हैं, तब ये तमाम काम जो है वो आपके पास एक रोड मैप के ऊपर लेकर आते हैं। या इसका पर्पस ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने का कि जो रिसोर्सेज हैं उनका पता चल सके कौन सा रिसोर्स कहाँ पे लगना है। मतलब अगर हम हमारी लेदर की फैक्ट्री और वो जो है अल्टीमेटली शूज़ बनाती है, तो पता हो कि किस हिस्से को जो है वो खाल चाहिए, किस हिस्से को जो है वो उसको पॉलिश करना है, किस हिस्से ने उसको धोना है, किस हिस्से ने क्या करना है, किस हिस्से ने क्या करना है। तो ये रिसोर्स की एलोकेशन भी हो सकती है, कहाँ पे कितनी बिजली चाहिए, कहाँ पे कितने रिसोर्सेज चाहिए, कहाँ पे कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे कितना पानी चाहिए। ये तमाम चीज़ों की वजह से भी जो हो सकता है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड कर दें। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? फिर हमने देखा कि आपकी बुक ने जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है।
जितनी आपकी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा, करेक्ट होगा, उतनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अल्टीमेटली ग्रो करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उसका एम्प्लॉयज़ के साथ जो कंटेंट है, जो उसका एम्प्लॉयज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी आपकी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को जो है मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अप्रोचेज। या तो आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसकी नेचर के ऊपर जो है वो डिवाइड करा सकते हो, यानी कि स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, स्पेशलाइज मैनेजमेंट, इन बेसिस के ऊपर जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रख सकते हो। जब मिसाल के तौर पे अगर हमारी फैक्ट्री जो है वो लैपटॉप बनाती है, तो अगर लैपटॉप जो है वो अगर हम रोज़ एक ही बंदे से बनवा रहे हैं तो वो स्किल हो गया होगा, इसके अंदर उसको महारत आ चुकी होगी। वो लैपटॉप पहले अगर 30 मिनट में बनाता था वो 10 मिनट में बना रहा है। इसी तरह अगर हम नए लोग ला के रखते हैं तो वो 30 मिनट लेंगे लैपटॉप को बनाने के लिए। इसी तरह कुछ स्पेशलाइज भी हो सकते हैं, मतलब मशीनें वगैरह हमने रखी हुई हैं जो कि 7 मिनट में लैपटॉप को बना देती हैं। तो ये सिचुएशन की बेसिस के ऊपर भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है डिवाइड करा सकते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो फंक्शनल बेसिस के ऊपर डिवाइड करा सकते हैं, प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर डिवाइड करा सकते हैं, प्रोसेस की बेसिस के ऊपर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा सकते हैं, हम इसको जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइड करा सकते हैं। फंक्शनल बेसिस पे क्या कि जी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो इन बेसिस पे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कर लिया। अगर हमारा जो है वो फंक्शनल बेसिस नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बेसिस है, तो हम क्या करेंगे जी ये क्रेडिट कार्ड है, ये मोर्टेज है, ये लोन है, तो इस बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा लेंगे। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ें बनाती है तो हम उसको असेंबली, शिपिंग, फिनिशिंग, डिल्यूटिंग, पैकिंग, मिक्सिंग, इन प्रोसेस के अंदर डिवाइड करा लेंगे। मतलब सबसे पहले हमारे पास लेदर आएगा, लेदर साफ होगा, फिर वो लेदर अगर हम गाड़ियों का काम कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो गाड़ियाँ हमारे पास आएंगी, गाड़ियाँ असेंबल होंगी, असेंबल करने के बाद उन गाड़ियों को हम शिप करेंगे, फिर शिप होकर वो किसी दूसरे मुल्क जाएंगी। तो ये हमने क्या किया, प्रोसेस के लिहाज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर लिया। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जोग्राफिकल रीजन के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं कि जी ये यूएसए में काम करती है, कनाडा में, यूरोप में, तो इस बेसिस पे भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा सकते हैं। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइड करा सकते हैं। फिर क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टर्म बेस सच एज मैट्रिक्स की बेस के ऊपर भी डिवाइड करा सकते हैं, जो कि हम जो इसको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कमेटी बनी होती है, इसमें आप जो है वो एग्जेक्टिव रिस्क कमेटी बना सकते हो, बिज़नेस की कंटिन्यूटी कमेटी बना सकते हो, ऑडिट कमेटी बना सकते हो, इस तरह की मुख्तलिफ तरह की आप जो है उनमें कमेटियाँ बना सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका बिज़नेस किस जगह पे है, इसको क्या क्या रिस्क है, इसको आउटर वर्ल्ड से क्या रिस्क है, ये बिज़नेस कल को चलेगा या नहीं चलेगा, इसका गोइंग कंसर्न क्या है, मतलब अगर आज ये बिज़नेस चल रहा है, क्या ये 2 साल बाद, 3 साल बाद भी चलने वाला बिज़नेस है या नहीं बिज़नेस। जैसे मास्क का बिज़नेस हो गया, कोविड के दिनों में मास्क का बिज़नेस बहुत अरूज पे था, लेकिन अब वो क्या है, बिज़नेस कम हो गया। तो ये क्या है कि मास्क का बिज़नेस भी जो है वो देखा जा सकता है। तो ये क्या है, आप कमेटियाँ बना लेते हो कि आया ये मेरा बिज़नेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये क्या रिस्क हैं। फिर ऑडिट कमेटी बना लेते हो, देख लेते हो कि नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन की बेसिस के ऊपर भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड करा सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपको जो रिस्पांस आएगा वो बड़ा क्विकली आएगा। फिर क्या कर सकते हो, अब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसोर्सिंग करती है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्सिंग के बेस के ऊपर स्ट्रक्चर करवा सकते हो। मतलब क्या है कि मेन काम आप नहीं करते, आप जो है वो छोटे मोटे काम करते हो, या आप मेन काम करते हो, आप छोटे मोटे काम नहीं करते, आप छोटे मोटे काम आउटसोर्स करवा देते हो। तो ये क्या है, आपके पास आउटसोर्सिंग होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, कोई अगर सीए का स्कूल है, वो क्या कर रहा है कि वो लेक्चर्स तो दे रहा है लेकिन टेस्ट सेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। टेस्ट सेशन के लेट्स सपोज अगर वो एससी लर्निंग के साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है तो फिर एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से टेस्ट सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब उसने अपना मेन हिस्सा जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करना कर दिया, और आउटसोर्स क्या कर दिया, टेस्ट सेशन एससी लर्निंग को पीआरसी या कैफ के टेस्ट सेशन आउटसोर्स कर दिए। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। फिर क्या है, वर्चुअल नेटवर्क की बेसिस के ऊपर, यानी कि आपके पास सिर्फ जो है वो आपके पास सप्लायर के लिस्ट है, आपके पास कस्टमर की लिस्ट है जो कि आईटी से लिंक है, आप उन चीज़ों को मैनेज करते हो। तो आप इस बेस पे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा सकते हो, जैसे कॉल सेंटर्स की एग्जांपल वगैरह होगी या कुछ और भी। तो ये क्या है, सप्लायर है, कस्टमर बेस होते हैं। या कोई नया ट्रेंड आ रहा है, उस बेस के ऊपर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कराया हुआ है कि जी हम मार्केट के अंदर जो भी नया ट्रेंड आएगा उससे इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी आपका काम हो सकता है।
बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन सा है? हमारे पास एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर होता है और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखा था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो शख्स होता है जो किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और अल्टीमेटली उससे रिस्क एंड रिवॉर्ड लेता है और फ़ायदा जो है वो हासिल करता है। ये हमारे पास क्या था, एंटरप्रेन्योर था। और अब हम देख रहे हैं कि ये एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो ये भी वही होती है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो ऑनर होता है और वही जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। इसके फ़ायदे क्या कह सकते हैं, फीचर्स क्या है? एक तो ये है कि उसको जो है डिसीजन, क्विक डिसीजन ले लेगा और जो मेन डिसीजन है उसको लेने में आसानी होगी। डिसीजन जो है वो डिले नहीं होंगे और ना ही वो डिसीजन जो है वो किसी दूसरे बंदे से डिस्कस करेगा, फ़ौरन जाएगा जो डिसीजन लेना होगा। यानी कि आज प्राइस 10 रुपये बढ़ानी है और 10 रुपये बढ़ा लेगा, कम करनी है 10 रुपये 10 रुपये कम कर लेगा, तो उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा ही आसान होगा। दूसरा क्या है, नो फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, कोई डिसीजन ऑनर लेने, ऑनर खुद फटाफट डिसीजन ले लेगा। उसको पता है कि मेरे नीचे इतने वर्कर काम करते हैं, इनकी सैलरी बढ़ा देगा। उसको पता है कि मेरे नीचे इतने वर्कर काम करते हैं, इनको बोनस देना है, वो बोनस दे देगा। तो बड़ा ही क्विक डिसीजन हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मतलब ये है कि जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर था उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ही बंदा इसको मैनेज कर रहा है, एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है। तो इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर क्या, ऑपरेटिंग और प्रोसेस जो है इसके बड़े सिंपल होते हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट इदारों वाला काम नहीं होता कि पहले जाएं जिससे अप्रूव करवा के लाएं, फिर उससे अप्रूव करवा के लाएं, फिर उससे अप्रूव करवा के लाएं, फिर उस टेबल पे लेके जाएं, फिर उस टेबल पे लेके जाएं। एक ऑनर होता है सिंपल, उसके पास जाओ, उसको पता है क्या करना है। और ये बड़ी ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बड़ी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर ये जो है वो आपको जो है वो लेट्स सपोज टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सिर्फ टेस्ट सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर आपको लेक्चर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करा है तो लेक्चर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इसकी बड़ी स्मॉल सर्विसेज होती है। फिर हमारे पास क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये फंक्शन की बेस के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हमने रखा होता है। मिसाल के तौर पर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर यूज टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स। ये वर्कर को ऑर्गेनाइज करता है। दे आर ग्रुप बेसिस ऑन देयर स्पेसिफिक स्किल। उनको स्पेसिफिक स्किल की बेसिस के ऊपर जो है ग्रुप क्या होता है, मतलब ये स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है या ये फाइनेंस का है या ये जो है वो HR है। इन बेसिस के ऊपर, फंक्शन की बेसिस के ऊपर जो है वो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो किया होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर फॉल करती हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे आपने अकाउंट्स के लोगों को ग्रुप कर दिया फंक्शन की बेसिस के ऊपर, आपने फाइनेंस के लोगों को ग्रुप कर दिया, मार्केटिंग और सेल के लोगों को ग्रुप कर दिया, प्रोडक्शन और रिसर्च के लोगों को एक जगह पे कर दिया। तो ये फंक्शनल बेसिस के ऊपर अपनी 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 ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लिंक कर दिया। ठीक है। और स्मॉल टू मीडियम साइज़ की कंपनीज जो हैं वो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो यूज़ करती हैं और इसको लेके चलती हैं। कोई सवाल? फंक्शन डिपार्टमेंट में जैसे आपके पास जो है वो मशीनिंग, असम्बली, फिनिशिंग है, ये क्या है, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है। इसी तरह सबसे पहले आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद आपके पास जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनके नीचे आपके पास जो है वो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ये आपने फंक्शन कर दिया। मार्केटिंग एंड सेल्स में फंक्शन कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें फंक्शन कर दिया। ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसमें जो है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन कर दिया। तो मुख्तलिफ तरह आप फंक्शन कर सकते हो, या प्रोडक्शन के लिहाज से आप इसको फंक्शन कर सकते हो, मिशिंग, मशीनिंग, असम्बली, फिनिशिंग, इस लिहाज से अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है जी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप डिवीजन की बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड कर सकते हो सकता है आप इसको जो है वो जोग्राफिकल एरियाज़ के लिहाज से डिवाइड कर लो, या मार्केट के लिहाज से, या प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिहाज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप कर लो। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ देख लो, क्या वो जोग्राफिकल है, क्या वो मार्केट बेस है, क्या वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिहाज से। तो जिस भी लिहाज से, उस लिहाज से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड कर लो। अगर वो ऑपरेट करती है जोग्राफिकल, तो फिर आप क्या करोगे, उसको जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज कर लोगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट में, यूरोप में। और अगर वो जो है वो मार्केट बेस पे है, तो आप देख लोगे कमर्शियल कस्टमर है या जो है वो कोई और कस्टमर है, उस बेसिस के ऊपर। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज की बेसिस के ऊपर है तो आप क्या करोगे, लिस्ट बना लोगे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, उस बेसिस के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लेके चलोगे। अब हम देखते हैं, अगर हम प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज सपोर्ट फंक्शन सर्विस चलेगी।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट फंक्शन सर्विसेज दैट नीडेड अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। ये सिचुएशन इसके अंदर चलेगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन हुज प्रोडक्ट आर, जिसकी प्रोडक्ट बड़ी सिमिलर सी हैं, वो क्या करेगा कि वो प्रोडक्ट डिवीजन कर लेगा। मतलब ये है कि वो मीट प्रोवाइड कर रहा है, वो जो है वो फ्रेश मीट भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्रोज़न मीट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह वो जो है वो फूड के आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फूड की बेसिस पे अपनी जो है वो डिवीजन कर लेगा। क्योंकि अब फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हो सकता है कि फूड की बेसिस के ऊपर अपने आप को डिवाइड कर ले, तब वो प्रोडक्ट की बेसिस के ऊपर डिवीजन कर लेगा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं देता, उसके कस्टमर है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर की बेसिस पे अपनी जो है वो डिवीजन कर लेगा। मतलब कस्टमर को बाद में सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा, वारंटी वगैरह प्रोवाइड कर देगा, या देख लेगा ये कमर्शियल कस्टमर है, या देख लेगा ये डीएचए का कस्टमर है, या किधर का कस्टमर है, उस बेसिस पे ऊपर अपने आप को जो है वो कस्टमर बेसिस के ऊपर डिवीजन कर लेगा। या क्या करेगा, प्रोसेस की बेसिस के ऊपर डिवीजन कर लेगा। अगर वो शूज़ मेकिंग कंपनी है तो फिर क्या करेगा, उसको जो है वो मशीनिंग में, फिर उसको असम्बली में, ये तो फंक्शन की बेसिस पर है। नहीं तो अगर उसको डिवीजन की बेसिस के ऊपर लेकर आना चाहें तो क्या करेगा, इनको डिवीजन की बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप कि क्या ये प्रोडक्शन हो रही है, कब ये जो है वो पहुंचेगा, कब ये जो है फिनिश गुड बनेगा, तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो उसको डिवाइड करा सकता है। तो प्रोसेस की बेसिस के ऊपर भी अपनी चीज़ों को जो है वो डिवाइड वगैरह करवा सकता है। If goods move through a several step during the production, a company might opt for a process division structure. अगर मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस से गुजरती है तो फिर कंपनी क्या यूज़ करेगी, प्रोसेस डिवीजन यूज़ करेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। मिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सॉरी, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा जोग्राफिकल डिवीजन। आप जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि आप जो है वो मार्केट बेसिस पे भी डिवाइड करा सकते हो, हमने प्रोडक्ट क्या लिया, कस्टमर बेसिस पे भी डिवाइड करा सकते हो, उसके बाद जोग्राफिकल, तो जोग्राफिकल बेसिस पे भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड करा सकते हो। अगर वो जोग्राफिकली काम कर रही है तो फिर आप क्या करोगे, जोग्राफिकल बेसिस के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिवाइड करा दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अ मल्टीपल कमांड सिस्टम दैट इंक्लूड नॉट ओनली अ मल्टीपल command structure but also related support mechanisms and an associated organization culture and behavior pattern। मतलब matter organization है organization structure in which some individual report to more than one, एक से ज़्यादा। पहले मैंने बुक की डेफिनेशन पढ़ी, अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर इंडिविजुअल रिपोर्ट करता है एक से ज़्यादा, जो उसके ऊपर क्या होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं उनको, या जो उससे ऊपर लीडर होते हैं उनको, एक से ज़्यादा को जब रिपोर्ट करेगा तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब एक वर्कर है जिसका काम जो है शूज़ को पॉलिश करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो उससे ऊपर वाले मैनेजर को बताएगा, वो उससे ऊपर को बताएगा, वो उससे ऊपर बताएगा, या वो पहले जाएगा अपने कुलीग को बताएगा, फिर क्या करेगा जाकर जो है वो जो भी उधर मैनेजर फिर रहा होगा उसको बताएगा, फिर क्या करेगा जाकर किसी और को बताएगा। अगर वो एक से ज़्यादा जो है वो अपने सुपीरियर्स को बताता है या लीडर्स को बताता है तो क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आती है। फिर हमारे पास क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये क्या करती हैं, अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ नहीं, इनका कोई हेड ऑफिस नहीं होता। हो सकता है इनमें एम्प्लॉय काम कर रहे हो सकता है इनमें एम्प्लॉय भी काम ना कर रहे हो सकता है इनके पास एसिड हो सकता है इनके पास एसिड भी ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे आपके पास कोई कॉल सेंटर वगैरह, ना तो इनके पास एसिड होता है लेकिन इनके पास जो है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी और का सामान बेचते हैं।
तो ये क्या है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, आईटी सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पर नॉर्मली टेलीफोन, ईमेल्स वगैरह को यूज़ करके जो है, जैसे आपके पास जो है एससीओ डिपार्टमेंट हो गया या कोई और चीज़ हो गया, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनसे आप सर्विसेज वगैरह जो है वो ले लेते हो। स्पेशलाइज्ड बिजनेस इनके जो हैं वो आउटसोर्सिंग की ऑपरेशंस होते हैं जिसके साथ जो है वो चलते हैं। जैसे आपने अपनी कोई वेबसाइट बनानी है, उसकी एसईओ इनके हवाले कर दी, या अगर आपने कोई अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके लिए आपको कस्टमर चाहिए, उन कस्टमर से आप टेलीफोनी लिंक चाहते हो, तो फिर क्या करोगे आप, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये सारा प्रोसेस जो है वो दे दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? इसको एक दफ़ा रीड कर लो। की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमारे पास चेन ऑफ कमांड आती है। चेन ऑफ कमांड में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की चेन होती है, एक हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होती है, एक हमारे पास शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होती है। वैसे अगर की ऑफ स्ट्रक्चर में हम देखें क्या क्या आता है, की ऑफ स्ट्रक्चर में जो है वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, जिनमें आपके पास जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, चेन ऑफ कमांड हो सकती है, स्पेन ऑफ कंट्रोल हो सकता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज हो सकता है, और वर्क स्पेशलाइजेशन। ये चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पर आती हैं की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले हम पढ़ रहे हैं जी चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कमांड होती है, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होती है। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड में क्या होता है कि अपर से, यानी कि सीईओ से चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक आती हैं। मतलब सीईओ डायरेक्टर को बताएगा, डायरेक्टर जो है वो सीनियर मैनेजर को बताएगा, सीनियर मैनेजर जो है वो लास्ट में जाकर दूसरे मैनेजर को बताएगा, मैनेजर जो उससे नीचे काम करते होंगे उनको बताएगा। ये लॉन्ग चेन चल रही है। अगर हम शॉर्ट चेन में बात करें, सीईओ डायरेक्ट जो है वो मैनेजर को बताएगा, मैनेजर डायरेक्ट जो है वो नीचे जो वर्कर कर रहे होंगे काम उनको बताएगा, तो ये शॉर्ट चेन है। लॉन्ग चेन में क्या है, पहले सीईओ बताएगा डायरेक्टर को, डायरेक्टर सीनियर मैनेजर को, फिर उसके बाद मैनेजर को। इस तरह की जो है वो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैनेजर की कैपेबिलिटी पर, कि वो कितना कैपेबल है, वो कितना जो है वो चीज़ों को हैंडल कर सकता है। क्योंकि स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। जितना आपका लीडर, आपके लीडर जो है उसके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितना उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा, वो कहलाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। जितनी कंट्रोल करने की रेशो हाई होगी उतना ही ये वाइडर होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, मैनेजर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। इसमें आपके पास फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमारे पास जो है वो नेचर ऑफ मैनेजर के वर्कलोड के ऊपर है कि अब मैनेजर पे कितना वर्क जो है उसका लोड डाल सकते हैं। क्योंकि मैनेजर की कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को कैसे अपने नीचे जो है उसके सबऑर्डिनेट है उनको कैसे जो है वो हैंडल कर सकता है। नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन उसको देख सकता है कि उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो कितना जो है वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो किस तरह जो है वो उनको लेके चल सकता है, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कैसी है, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करता है। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि ये जो है वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जितने जो है वो एक्सपीरियर के नीचे काम करते हैं उसको जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। स्पैन ऑफ कंट्रोल को हमने देखा कि किस किस चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। इसको एक दफ़ा रीड कर लें। फिर आपके जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसको जो है वो दो हिस्से में डिवाइड किया गया। एक जो है वो टॉल के अंदर और एक जो है वो वाइड के अंदर। टॉल में बेसिकली क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ईच मैनेजर हैज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो डायरेक्टली उसको जाकर चीज़ें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि लेयर्स मैनेजमेंट की होती हैं, टॉप टू डाउन होती हैं, और ये नैरो होता है। टॉल के अंदर आपका ये नैरो होता है
और क्या होता है कि जो लेयर्स होती हैं वो कम होती हैं यहाँ पे। और लेयर्स किस तरह होती हैं, मैनेजमेंट से नीचे टॉप टू डाउन होती हैं। और यहाँ पर आपके पास लेयर्स क्या होंगी, मैनी लेयर्स होंगी। जबकि वाइड में क्या होगा, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे जो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इधर लेयर्स जो हैं वो फ्यू। ठीक है, टॉल में फ्यू नहीं होंगी, वाइड में आपके पास जो है वो लेयर्स फ्यू होंगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप टू डाउन, यहाँ पे भी टॉप टू डाउन होंगे टू सुपीरियर लेवल तक। ठीक है, जो भी आपके पास सुपरवाइजर होगा उस लेवल तक। और ये क्या होगी, वाइड होगी। और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके पास होगा टॉल, और यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा फ्लैट। क्यों फ्लैट होगा, स्मॉल नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल की वजह से। और वहाँ पे टॉल क्यों होगा, मैनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। इसको रीड कर लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हमारे पास आएगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि डिसीजन जो है वो सीनियर मैनेजमेंट ले रही होती है, जबकि डिसेंट्रलाइज में डिसीजन जो है वो लोअर लेवल के लोग, यानी कि मैट्रिक्स लेवल के लोग या जोग्राफिकल लेवल के लोग वो डिसीजन ले रहे होते हैं। जबकि सेंट्रलाइज में फंक्शनल या एंटरप्रेन्योर लेवल के लोग जो हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर आपका डिसीजन पावर जो है वो सेपरेट आउट है तब क्या होगा, स्ट्रक्चर इज डिसेंट्रलाइज्ड। एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज, हमारे जहन में क्या क्या जो है वो इसके एडवांटेजेस आते हैं। पहला तो ये है कि डिसीजन बाय मैनेजमेंट आर मोर लाइकली टू बी टेकन, क्योंकि सेंट्रलाइज सिचुएशन है, यहाँ पर जो है वो एंटरप्रेन्योर या फंक्शनल बेसिस के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक तो ये है कि मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना सिंपल भी होगा और डिसीजन जो है वो इफेक्टिव भी होगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, मोर इफेक्टिव होगा आपका डिसीजन सेंट्रलाइज के केस में। और आपके लिए डिसीजन लेना ईजियर भी होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, ये अब आपके जो नीचे लोग हैं, जो लोकल हैं, जो जूनियर हैं, उन्होंने अब डिसीजन लेना है। अब उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या इधर सिचुएशन है। तो कभी कभी ये भी आपके लिए मच बेटर नॉलेज, उनके पास ज़्यादा नॉलेज बेहतर होता है। अब सीनियर के पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नॉलेज है तो हो सकता है जूनियर के पास जो है वो डे बुक का अच्छा नॉलेज हो, सीनियर के पास डे बुक का इतना अच्छा नॉलेज ना हो। अगर सीनियर के पास कैफ का नॉलेज है तो हो सकता है जूनियर के पास ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो पीआरसी बनिस्बत ये है कि सीनियर के से, क्योंकि सीनियर का बारे में पहले एएफसी थी लेकिन अब एएफसी नहीं है, तो सीनियर को एएफसी का नॉलेज होगा। तो जो जूनियर है उसके पास पीआरसी का ज़्यादा अच्छा नॉलेज होगा, तो पीआरसी का डिसीजन लेना जूनियर के लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि वो सीनियर से जाके पूछे। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। Tactical or operational decision are probably better when taken by a local management in a large organization। तो टेक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल यानी कि जो नीचे लेवल के जो डिसीजंस हैं वो यहाँ डिसेंट्रलाइज में लेना ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैनेजमेंट लोअर लेवल के लोग डिसीजन ले रहे हैं तो इनमें मोटिवेट भी होते हैं कि जी हम डिसीजन ले रहे हैं, हम कंपनी का डिसीजन ले रहे हैं, तो इनमें मोटिवेशन भी ज़्यादा जो है वो बढ़ती है। और डिसीजन बड़ी तेज़ी से हो जाते हैं, इनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, फलां जगह लेके जाओ, फिर अप्रूव कराओ, फिर बड़ा अप्रूव करेगा, फिर अप्रूव करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना हेड ऑफिस से उनको रेफर करने की ज़रूरत है। सिंपल आते हैं, जो डिसीजन लेना होता है वो डिसीजन ले लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर
अगर किसी कंपनी का काम जो है वो कुछ इस तरह का है कि अगर बारिश हो तो उसकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है, तो अब सुबह जब लोकल मैनेजमेंट आई तो उसने देखा बारिश हो रही है, उसने तमाम सामान उठा के अंदर रख दिया, तो ये फ़ायदा हो गया। अगर उस कंपनी में सेंट्रलाइज्ड होता तो सबसे पहले हेड ऑफिस उनको बताना पड़ता, हेड ऑफिस वाले बताते, तब तक बारिश होती और सामान सारा ख़राब हो जाता। तो इस तरह की सिचुएशन भी जो है यहाँ पर हो सकती है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है, मैनी डिसीजन हैव्स टू बी मेड प्रॉब्ली टू मैनी फॉर सीनियर मैनेजमेंट एट हेड ऑफिस। जो लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, हेड ऑफिस में लिए जाते हैं। फिर आपकी बुक के पेज नंबर 47 के ऊपर जो है वो यहाँ पर टॉल और फ्लैट के कुछ की एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको आपने पढ़ लेना है कि कहाँ पे जो है वो हाई डिग्री होगा, कहाँ पे लो डिग्री होगा। इन सिचुएशंस को आप पढ़ लें ताकि अगर आपको एमसीक्यूज़ में ये पूछे तो ये सिचुएशन आपको जो है वो समझ आ जाए। बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म होता है। तो आप कोशिश करें कि टेस्ट लाजमी दें, क्योंकि टेस्ट जो है वो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। आपको एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना चाहते तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ और